नमस्कार बच्चों, मैं निवेदिता मिश्रा आप सभी के अपने YouTube चैनल नमो शिवाय एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग संधि को पढ़ रहे थे और संधि में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था, एक बार मैं आप लोगों को वो बता देती हूँ। जैसे संधि में हम लोगों ने संधि की परिभाषा पढ़ी थी। संधि के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। फिर स्वर संधि को हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था और स्वर संधि के भेदों को पढ़ा था। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, चौथा यड़ स्वर संधि और पांचवा ऐरादी स्वर संधि। यहाँ पर हम लोगों ने स्वर संधि को ख़त्म कर लिया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने व्यंजन संधि को पढ़ा था। व्यंजन संधि के कोई भेद नहीं होते, बस नियम होते हैं। नियमों को हम लोगों ने वो भी नाम दे कर पढ़ा था ताकि वो कन्फ्यूज़न ना होने पाए। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विसर्ग संधि को एकदम अच्छे से। तो चलिए जानते हैं हम लोग कि विसर्ग संधि क्या होती है। विसर्ग संधि को जानने से पहले एक बार मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि यहाँ भी हम लोग नियम के अनुसार ही पढ़ेंगे। नियम के अनुसार ना पढ़ के हम लोग नाम के अनुसार पढ़ेंगे ताकि यहाँ भी कन्फ्यूज़न ना होने पाए। वैसे बहुत इजी टॉपिक है और आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे ताकि जो आप लोगों के डाउट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाए और आप लोगों के कोई डाउट ना बचे। और आप सभी लोग जैसा कि जानते हैं कि जो हमारी हिंदी की क्लासेस हैं सभी एग्ज़ाम्स को टारगेट करके हैं ताकि मतलब किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ भी हिंदी आती है तो उसके लिए अगर आप हमारी हिंदी की क्लासेस कर रहे हैं तो ये सफिशिएंट रहेंगी, चाहे वो यूपी कांस्टेबल हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे एससीजीडी हो या कोई और एग्ज़ाम हो। तो अब हम लोग अपनी क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। क्लास को हम लोग पढ़ते हैं विसर्ग संधि क्या होती है। तो चलिए देखते हैं विसर्ग संधि क्या होती है। विसर्ग का मतलब होता है, ये विसर्ग है, इसके बाद अगर कोई स्वर या व्यंजन आ जाएगा तो इसके उच्चारण और लेखन में जो भी परिवर्तन होगा उसे हम लोग विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि के एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं अब हम लोग वो डिस्कस करेंगे। जैसे विसर्ग संधि यहाँ पर देखिए, मनः धन हर, मनोहर, विसर्ग का लोप होके ओ हो गया है। उसी प्रकार अतः धन एव, अतएव, और सरह धन वर, सरोवर, आयुः धन वेद, आयुर्वेद। यहाँ पे हम लोगों ने विसर्ग संधि की परिभाषा को पढ़ लिया और ये जान लिया कि विसर्ग संधि क्या होती है। बच्चों ये गलत हो गया है, उत्तर ना होकर यहाँ पर उत्त होगा। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि विसर्ग संधि को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, नियम के अनुसार नियम के अनुसार ना पढ़ के नाम के अनुसार पढ़ेंगे। नाम के अनुसार भी हम लोग 3 नाम दिए हैं, पहला उत्त विसर्ग, दूसरा रुत विसर्ग और तीसरा सत्य विसर्ग। तो हम लोग देखेंगे कि उत्त विसर्ग क्या होता है। तो यहीं पर मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगी कि उत्त विसर्ग क्या होता है। एक ही मतलब लाइन, एक ही उत्त विसर्ग के माध्यम से ही मैं आप लोगों को रुत विसर्ग भी समझा दूँगी कि क्या होता है। तो दो नियम को हम लोग एक साथ कवर कर लेंगे। जैसे विसर्ग हो गया, विसर्ग के पहले बड़ा या छोटा कुछ भी हो और इसके बाद कोई भी घोष वर्ण आ जाए। घोष वर्ण मतलब कोई भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, यारा, लावाहा और सभी स्वर घोष वर्ण होते हैं। तो वहाँ पर हम लोगों का कौन सा होगा? उत्त विसर्ग होगा। और अगर हम लोगों का छोटा बड़ा विसर्ग से पहले छोटा बड़ा ना आकर अन्य कोई स्वर हो और उसके बाद घोष वर्ण हो तो वहाँ पर विसर्ग का र हो जाता है। ये हमारा रुत विसर्ग है। और अगर हम लोगों का छोटा बड़ा विसर्ग के पहले छोटा बड़ा हो और उसके बाद कोई भी घोष वर्ण आ जाए तो हम लोगों का क्या हो जाता है? तो हम लोगों का विसर्ग जो होता है वो ओ हो जाता है, ओ हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि उत्त विसर्ग क्या होता है और इसके एग्जाम्पल्स को आगे देखते हैं। उत्त विसर्ग देखिए, विसर्ग के पहले छोटा बड़ा आए, विसर्ग के पहले छोटा बड़ा हो और उसके बाद कोई भी घोष वर्ण हो जाए तो वो विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाता है। एग्जाम्पल उदाहरण जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मनः धन रथ, मनोरथ, मनः धन भावना, मनोभावना, सरह धन वर, सरोवर,
तपः धन भूमि तपोभूमि, मनः धन रंजन मनोरंजन, रजः धन गुण रजोगुण, मनः धन विकार मनोविकार, वयः धन वृद्ध वयोवृद्ध मतलब आधा बूढ़ा। परोक्ष को हम लोग कैसे लिखेंगे, परः धन अक्षी परोक्ष, मनः धन विज्ञान मनोविज्ञान। विसर्ग संधि को पहचानने का सबसे सरल तरीका ये है कि कहीं भी आपको आहा की मात्रा लगी हुई दिख जाए, समझ लेना वहाँ विसर्ग संधि है। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रुत विसर्ग संधि क्या होती है। तो जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि विसर्ग के पहले छोटा बड़ा को छोड़कर अन्य कोई भी स्वर हो तो वहाँ पर हम लोगों का छोटा बड़ा को छोड़कर, विसर्ग के पहले छोटा बड़ा को छोड़कर अन्य कोई भी स्वर हो और विसर्ग के बाद घोष वर्ण हो तो वहाँ विसर्ग रा में परिवर्तित हो जाता है। ये हमारा है रुत विसर्ग का नियम। अब हम लोग देखेंगे कि रुत विसर्ग के कौन कौन से उदाहरण हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को उत और रुत में कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो रही होगी। छोटा विसर्ग से पहले अगर कहीं छोटा बड़ा हो और विसर्ग के बाद घोष वर्ण हो तो हम लोगों का विसर्ग वहाँ पर ओ में परिवर्तित हो जाता है, ये उत विसर्ग है। अगर हम लोगों का विसर्ग के पहले छोटा बड़ा को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो और विसर्ग के बाद घोष वर्ण हो तो विसर्ग रा में परिवर्तित हो जाता है, वो हम लोगों का रुत विसर्ग है। अब हम लोग रुत विसर्ग के उदाहरण देखेंगे। उदाहरण नंबर इसका एक है आयु धन विज्ञान। देखिए यहाँ पर ऊ है, ऊ हम लोगों का यहाँ पर स्वर है और उसके बाद विसर्ग है। विसर्ग के पहले क्या रूल था कि छोटा बड़ा को छोड़कर अन्य कोई स्वर होना, तो छोटा बड़ा को छोड़कर अन्य स्वर है और उसके बाद कोई घोष वर्ण होना चाहिए। तो घोष वर्ण हम लोगों का यार अलावा बताया था और तीसरा चौथा पांचवा बताया था प्रत्येक वर्ग का, तो यहाँ पर वाह है तो इसकी वजह से ये क्या हो गया है, रा में परिवर्तित हो गया था। यही नियम था, जो विसर्ग है ये रा में परिवर्तित हो जाएगा, ये हम लोगों का नियम था। ये देखिए यहाँ फॉलो कर रहा है। तो ये हम लोगों का हो गया आयुर्विज्ञान। अब यहाँ मैं इरेज कर देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर दिखे सब कुछ अच्छे से। और फिर अब यहाँ हम लोग देखेंगे आगे उदाहरण धनु धन धर धनुर्धर, निह धन मल निर्मल, धनु धन विद्या धनुर्विद्या, दुह धन लव दुर्लभ, दुह धन उपयोगी दुरुपयोगी, यजुह धन वेद यजुर्वेद, दुह धन योधन दुर्योधन, आशीह धन वचन आशीर्वचन, निह धन जन निर्जन। ये हम लोगों का हो गया रुत विसर्ग। अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे सत्व विसर्ग क्या होता है। सत्व विसर्ग में देखिए विसर्ग के पहले छोटा आ या बड़ा आ हो और लेकिन विसर्ग के बाद का या पा आ जाए तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है, मतलब विसर्ग में कोई भी बदलाव या परिवर्तन नहीं होता है। एक बार फिर से बता रही हूँ, विसर्ग के पहले छोटा आ या बड़ा आ हो लेकिन विसर्ग के बाद का और पा आ जाए तो विसर्ग अपने पहले जैसा ही रहता है, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उत्तु में भी परिवर्तन था, रुत्व में भी परिवर्तन था, पर सत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका उदाहरण है मनः धन कामना। मनः कामना, देखिए यहाँ पर विसर्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। विसर्ग के पहले छोटा आ है, विसर्ग के पहले छोटा आ है और उसके बाद का आया है, तो यहाँ पर कोई भी विसर्ग में परिवर्तन नहीं हुआ है, जैसा कि आप सभी लोग उदाहरण में देख सकते हैं। अब मैं इसको इरेज कर दूंगी ताकि आप लोगों को फिर से अच्छे से सब कुछ क्लियरली दिख सके। यहाँ पर रजह धन कड़ रजह कड़, यशः धन कामना यशः कामना, अंतः धन पुर अंतःपुर, अंतःपुर किसे कहते हैं, रानियों का वास वो या रानियों के निवास स्थान को हम लोग कहते हैं अंतःपुर। अधः धन पतन अधा पतन, पथः धन पान पथः पान। अब इस सत्व विसर्ग के कुछ अपवाद हैं, तो अपवाद को याद करने की एक ट्रिक मैं बता रही हूँ, उसको बस आप लोगों को याद करना है और एक बार बस रीड करना है आप लोगों को मेरे साथ और फिर आप लोगों को एकदम अच्छे से याद हो जाएगा। अपवाद क्या है, एक पर, दो कर, तीन कृत, चार पति और चार कार, इन पर होती है अपवाद की मार। अपवाद को याद करने की ट्रिक क्या है, एक पर, दो कर, तीन कृत, चार पति और चार कार, इन पर होती है अपवाद की मार। फिर से कहेंगे मेरे साथ आप लोग एक बार, एक पर,
दो कर, तीन कृत, चार पति और चार कार, इन पर होती है अपवाद की मार। एक पर देखते हैं कैसे। परह धन पर, परस्पर, ये अपवाद कैसे हुआ? हम लोगों ने क्या पढ़ा था? छोटा या बड़ा के विसर्ग से पहले छोटा बड़ा हो और उसके बाद अगर का या पा हो तो हम लोगों का क्या होता है? विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है, परिवर्तन नहीं होता है। पर यहाँ देखिए, विसर्ग के पहले तो छोटा आ है, स्वर है, पर विसर्ग के बाद भी पा है, लेकिन यहाँ पर विसर्ग जो है सा में परिवर्तित हो गया है, इस वजह से ये अपवाद में आता है। एक पर पढ़ चुके, आगे हम लोग पढ़ते हैं दो कर। दो कर हो गया भा धन कर भास्कर, श्रेय धन कर श्रेयस्कर। यहाँ भी देखिए क्या हुआ है, विसर्ग के पहले तो बड़ा आ है और विसर्ग के बाद का भी है, पर यहाँ पर विसर्ग ज्यों का त्यों ना रहकर सा में बदल गया, इस वजह से ये भी अपवाद में है। श्रेय धन कर श्रेयस्कर। एक पर, दो कर, तीन कृत, दो कृत। एक पर, यहाँ हम लोग देखेंगे एक पर दो कर, तीन कृत। अब तीन कृत हम लोग देखेंगे, जैसे पुरह धन कृत पुरस्कृत, तिरह धन कृत तिरस्कृत। और आगे हम लोग पढ़ेंगे चार पति और चार कार। चार पति कैसे? भा धनपति भास्पति, ब्रह धनपति बृहस्पति, वाचः धनपति वाचस्पति, वनः धनपति वनस्पति। और चार कर, नमः धनकार नमस्कार, पुरह धनकार पुरस्कार, तिरह धनकार तिरस्कार, सरह धनकार सरोकार। एक पर, दो कर, तीन कृत और चार पति और चार पति और चार कार, इन पर होती है अपवाद की मार। उम्मीद है आप लोगों को अपवाद समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग सत्व विसर्ग संधि के ही और रूल पढ़ेंगे। वो पहला रूल था, अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे विसर्ग के पहले छोटी ई या ऊ हो, लेकिन विसर्ग के बाद का प मा हो तो विसर्ग जो है वो मूर्धन्य सा में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण देखेंगे, आवि धनकार आविष्कार, बहि धनकार बहिष्कार, बहि धनकृत बहिष्कृत, चतुः धनकोण चतुष्कोण, चतुः धनकर्मी चतुष्कर्मी, चतुः धनपथ चतुष्पथ। चतुष्पथ किसे कहते हैं? चौराहे को। चौराहा मतलब एक ऐसा मतलब चौराहा तो सभी लोग जानते होंगे, चार राहों का समूह, मतलब जहाँ पर चार राहें एक साथ निकलती हैं उसे हम लोग चौराहा कहते हैं। चतुः धनपाद चतुष्पाद, चतुष्पाद मतलब चार पैरों वाला, चार पैरों वाला। चतुष्पाद हम लोग गाय को भी कह सकते, भैंस को भी कह सकते हैं, बकरी को भी कह सकते, क्योंकि इन लोगों के भी चार पैर होते हैं। दुह धनकर दुष्कर, दुष्कर क्या होता है? किसी काम को करने में जो कठिनाई होती है उसे दुष्कर कहती है, काम दुष्कर है, सॉरी दुष्कर। और चतुः धन कपाल चतुष्कपाल, आयु धनमान आयुष्मान। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे इसका तीसरा नियम कौन सा होता है। या आप लोग लैंग्वेज को ना पढ़कर बस मेरी बात ध्यान से सुनिए। विसर्ग के पहले स्वर हो और विसर्ग के बाद भी स्वर हो, लेकिन आ को छोड़ कर हो। विसर्ग से पहले भी स्वर हो और विसर्ग के बाद भी स्वर हो, लेकिन आ को छोड़ कर हो, तब भी विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अतः धन एव अतएव, ततः धन एव ततएव, सिर्फ विसर्ग हट जाएगा और परिवर्तन कोई नहीं होगा। पयः धन आदि पयादि, पयः धन इक्षा पय इक्षा, यशः धन इक्षा यश इक्षा, मनः धन उच्छेद मनुच्छेद। उम्मीद है समझ में आया होगा। इसमें है विसर्ग के पहले भी स्वर हो और विसर्ग के बाद भी स्वर हो, लेकिन आ को छोड़ कर हो, तो सिर्फ यहाँ पर विसर्ग हट जाएगा और कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अब आगे हम लोग चौथे नियम को पढ़ेंगे। इसमें है विसर्ग से पहले कुछ भी आ जाए, लेकिन विसर्ग के बाद अगर चा छा शा आता है तो यहाँ पर इसका तालव्य शा हो जाता है। अब हम लोग इसका उदाहरण देखेंगे क्या होता है। अंतः धन चेतना, अंतश्चेतना क्या होता है? मन के भावों को कहते हैं अंतश्चेतना। निह धन चय निश्चय, निह धन छल निश्चल, अंतः धन चक्षु अंतश्चक्षु, निह धन श्वास निश्वास, मनः धन चिकित्सा मन चिकित्सा, दुह धन शासन दुशासन, यशः धन शरीर यश शरीर, पुनः धन च पुनश्च।
ये चौथा रूल है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तीसरा रूल क्या था, एक बार फिर से बताते हैं। विसर्ग के पहले भी स्वर हो और विसर्ग के बाद भी स्वर हो, लेकिन आ को छोड़कर हो, तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ज्यों का त्यों रहता है, बस विसर्ग हट जाता है। अब हम लोग चौथा रूल क्या था, विसर्ग के बाद अगर चा छा शा हो तो विसर्ग जो है तालव्य श में परिवर्तित हो जाता है। आगे हम लोग पांचवा रूल पढ़ेंगे। विसर्ग के बाद अगर टा या मूर्धन्य सा आ जाए तो हम लोगों का विसर्ग मूर्धन्य सा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे इसका उदाहरण है धनु, धन टंकार, धनुष टंकार। देखिए यहाँ विसर्ग मूर्धन्य सा में परिवर्तित हो गया है, क्योंकि विसर्ग के बाद टा या सा में से कोई एक आया है, इस वजह से। चतुः धन टीका, चतुष्टीका, चतुः धन षष्ठी, चतुष्षष्ठी, 64 को कहते हैं संस्कृत में। अब हम लोग छठवां नियम पढ़ेंगे। छठवां नियम ये है कि अगर विसर्ग के पहले कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, पर विसर्ग के बाद ता था सा आएगा तो हम लोगों का विसर्ग जो है वो सा में परिवर्तित हो जाएगा। इसका उदाहरण देखेंगे अब। नमः धन्ते, नमस्ते, यहाँ देखिए विसर्ग जो है सा में परिवर्तित हो गया है। और हम लोगों का जो है अब उसी प्रकार से और भी उदाहरण है। अंतः धनतल, अंतस्थल, बहि धनथल, बहिस्थल, निह धन तारण, निस्तारण, निह धन सीम, निस्सीम, सिरह धन त्राण, शिरस्त्राण। शिरस्त्राण किसे कहते हैं, हेलमेट को। हेलमेट क्या, जो बाइक को चलाते समय लगाया जाता है वो हेलमेट होता है, सर में जो लगाया जाता है। दुह धन साहस, दुस्साहस। ये हम लोगों का 6 रूल हो गया। अब हम लोगों का आखिरी रूल है। आखिरी रूल, सातवां रूल क्या है, एकदम इजी सा है, कुछ भी आप लोगों को याद इसमें नहीं करना है। बस आप लोग एक बार बस मेरे साथ पढ़ लेंगे, मैं समझा रही हूँ समझ लेंगे, उसके बाद आप लोगों को एक बार रिवाइज कर लेना है, फिर आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा अपने आप। कुछ भी नहीं याद करना है, कुछ भी नहीं रटना है। अब ये सातवां रूल क्या कहता है कि निह के बाद अगर निह या दुह के बाद अगर रा आ जाएगा तो वहाँ पर छोटी ई ना बन के वहाँ पर बड़ी ई का फॉर्मेशन होगा। अब हम आगे इसके एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे निह धन रोग, तो निरोग होना चाहिए ना, तो यहाँ जो छोटी ई है वो बड़ी ई में परिवर्तित हो गई है, ये हुआ है। और आगे यहाँ पर ऐसे ही निह धन रंध्र, रंध्र क्या होता है, छिद्र। निह धन रंध्र, ई छोटी ई ना बन के यहाँ बड़ी ई हो गई है, निरंध्र। निरंध्र मतलब छिद्र से रहित। और दुह धन रम्य, दुह धन रम्य, यहाँ छोटा ऊ जो है वो बड़ा ऊ में परिवर्तित हो गया है, दूरम्य। उसी प्रकार दुह धन राज, दुराज, यहाँ भी छोटा ऊ बड़ा ऊ में परिवर्तित हो गया है। चक्षु धन रोग, चक्षु रोज, चक्षु रोग, यहाँ भी देखिए बड़ा ऊ छोटा ऊ जो है वो बड़ा ऊ में परिवर्तित हो गया है। तो यहाँ तक तो थी हमारी विसर्ग संधि। आज हम लोगों की संधि समाप्त हो गई है। अब हम लोग कल से समास को पढ़ेंगे, लेकिन मैं आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आई हूँ जो कि प्रीवियस ईयर है, कहीं ना किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए अब हम लोग पहले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम लोग अपनी क्लास को समाप्त करेंगे। तो जैसे देख सकते हैं आप लोग, ये हम लोगों का प्रश्न जो है यूपी SSC कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2019 का PYQ है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, विपद धन जाल में कौन सी संधि है। तो आप लोग तो नहीं बता सकते, क्योंकि आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन सी संधि है। तो यहाँ आंसर मैं ही बता दे रही हूँ, विपद जाल। विपद जाल कैसे, क्योंकि यहाँ पर देखिए व्यंजनों का संयोग हो रहा है, मतलब व्यंजनों का मेल हो रहा है, इस वजह से यहाँ पर व्यंजन संधि है। और उसके बाद संघार का सही संधि विच्छेद क्या होता है, संधनहार, संधनहार, समधनहार, समधनहार। तो कौन सा होता है, समधनहार ना होकर जो माँ के नीचे हलंत वाला होगा वो होगा। ये क्वेश्चन जो है आपका यूपी SSC स्टेनोग्राफर परीक्षा 2019 में पूछा गया हुआ है। अब अगला प्रश्न हम लोगों का देखते हैं क्या है, महेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होता है। महेंद्र, महेंद्र कौन सी संधि का उदाहरण है, पहले आप लोग ये बताएंगे मुझे। महेंद्र जो है वो गुणस्वर संधि का उदाहरण है। तो पहला ऑप्शन है महाधनेंद्र, दूसरा ऑप्शन है महधन इंद्र,
तीसरा ऑप्शन है हम लोगों का मही धनेंद्र, चौथा ऑप्शन है महे धनेंद्र। तो आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि कौन सा सही आंसर होगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, महाधनेंद्र महेंद्र गुणस्वर संधि का उदाहरण है ये हमारा। ये भी यूपी SSC स्टेनोग्राफर परीक्षा 2019 में पूछा गया है। अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न, दुस्तर का संधि विच्छेद क्या होगा। दुस्तर, दुस्तर देखिए पढ़ने से ही समझ में आ रहा है कि ये विसर्ग संधि का होगा, विसर्ग संधि होगी इसमें। और विसर्ग संधि को मैंने आप लोगों को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका बताया था कि जहाँ भी आहा की मात्रा मतलब मिल जाए आपको लगी हुई, वही विसर्ग संधि का उदाहरण होगा या शब्द होगा। अब दुष्धंतर नहीं, दुष्धंतर, दुहधंतर या दुर्धंतर, मैं बता रही हूँ आप लोगों को इसका सही आंसर दुहधंतर, दुस्तर, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है जो कि आज ही हम लोगों ने पढ़ा है। और अब अगला प्रश्न है हम लोगों का, पो धन अन किस स्वर संधि का उदाहरण है। पो धन अन किस स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि का उदाहरण है ये तो इन्होंने ही बता दिया है। और किस स्वर संधि का है मैं बताती हूँ आप लोगों को, पो धन अन। देखिए यहाँ पर ओ के बाद क्या आ रहा है, आ रहा है। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था अयादी स्वर संधि के उदाहरण में कि जहाँ भी अव बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ओ के बाद अगर आ आएगा तो वो यहाँ ना देख के हम लोग नीचे लिखेंगे इसको, देखिए ये अव बन जाएगा। तो यहाँ देखिए पो धन अन पवन हो जाएगा। पवन किसका उदाहरण होता है, अयादी स्वर संधि का। अब आगे हम लोग अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। यहाँ देखिए क्या पूछ रहा है, सदाशय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। सदाशय, सदाशय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। पहला ऑप्शन है सद धनाशय, दूसरा ऑप्शन है सतत धनाशय, तीसरा ऑप्शन है सत धनाशय, चौथा ऑप्शन है सदा धनाशय। तो आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में और मैं बता रही हूँ यहाँ पर कौन सा होगा। तो सत धन आशय होगा आप लोगों का सदाशय। सदाशय जो है हमारा हम लोगों का सही आंसर होगा सत धन आशय। निम्नलिखित में यह संधि विच्छेद सही है। ये अगला प्रश्न है हम लोगों का, कौन सा, तो देखते हैं परम धनात्मा, ये सही है पहला ऑप्शन, या दूसरा ऑप्शन सही है परम धन आत्म, तीसरा ऑप्शन सही है परमा धन आत्मा या पर धन आत्मा। तो हम लोगों का परमात्मा कैसे लिखा जाएगा, परम धन आत्मा परमात्मा हो जाएगा। वृद्धि दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल है। निम्नलिखित विकल्पों में यह शुद्ध है, ये अगला प्रश्न है हम लोगों का। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित विकल्पों में यह शुद्ध है। शुद्ध क्या लिखा हुआ है, पर धन अधीन, पर धन अधीन, या हम लोगों का पर धन आधीन, तीसरा ऑप्शन पर धन अधीना, या चौथा ऑप्शन पराधन आधीन। तो पढ़ने में ही समझ में आ रहा है कि चौथा ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, पराधनाधीन बिल्कुल नहीं हो सकता, और पर धन अधीना तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही आप लोग गलत काट सकते हैं एलिमिनेट करके। और पर धनाधीन तो अगर इसको हम लोग जोड़ेंगे तब भी नहीं होगा, ये भी गलत है। इसी वजह से हम लोगों का सही ऑप्शन क्या है, पर धन अधीन बराबर पराधीन। अब आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नया क्वेश्चन जो है हम लोगों का, न्यून का संधि विच्छेद क्या होगा। न्यून का संधि विच्छेद क्या होगा, तो न्यून हम लोगों का व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। अब हम लोग देखेंगे पहला ऑप्शन सही है, देखिए पहला ऑप्शन है निह धन यून, दूसरा ऑप्शन है ना धन ऊन, तीसरा ऑप्शन है नी धन ऊन, चौथा ऑप्शन है ना धन यून। तो आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में कौन सा सही आंसर है। मैं बता रही हूँ यहाँ पर कि कौन सा सही आंसर है। तो सही आंसर नी धन ऊन को न्यून लिखेंगे हम लोग, न्यून को हम लोग नी धन ऊन लिखेंगे। अब आप सभी लोग बताइए कि सदैव में कौन सी संधि है। ये तो हम लोगों ने क्लास में डिस्कस भी किया था, सदा धन एव, सदैव, जहाँ पर ये हम लोगों की है वृद्धि स्वर संधि का एग्जाम्पल। ऐसे ही मैंने बता दिया आप लोगों को। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी अच्छे से एक एक रूल याद हो गए होंगे अब तक। तो निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है। गुण स्वर संधि का रूल क्या होता है आप लोग बताइए। अगर छोटा आ के बाद छोटा या बड़ा
गुण स्वर संधि का मतलब रूल क्या होता है, यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर छोटी ई या बड़ी ई आ जाए तो वो किस में परिवर्तित हो जाता है, ए में परिवर्तित हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कौन सा उदाहरण है इसमें गुण स्वर संधि का। हिम धनालय, हिमालय जो होगा हमारा अयादि स्वर संधि का हो जाएगा। इति धन, आदि, इत्यादि हम लोगों का यड़ स्वर संधि का हो जाएगा। और तल्लीन जो हो जाएगा व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। और देव धन इंद्र, यहाँ पर आ का मेल किससे हो रहा है, आ का मेल हो रहा है ई से, इसलिए यहाँ पर ए बन गया है। तो ये हम लोगों का उदाहरण है यड़ स्वर संधि का, तो करेक्ट ऑप्शन देवेंद्र हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं मनोहर शब्द में कौन सी संधि है। तो जैसे अभी हम लोगों ने अभी तुरंत डिस्कस किया है, मनः धन हर, इसका संधि विच्छेद होगा मनः धन हर, मनः धन हर। तो मनः धन हर, यहाँ देखिए विसर्ग देख के ही आप लोग बता सकते हैं कि ये विसर्ग संधि का उदाहरण एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर विसर्ग संधि होगी। निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। ऑप्शन ए, संधि में दो पक्षों का मेल होता है। ऑप्शन बी, संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं। ऑप्शन सी, समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं। ऑप्शन डी, समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं। तो देखिए, संधि में दो पक्षों का मेल नहीं होता है, संधि में दो वर्णों का मेल होता है। संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं, सही। समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। और समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। संधि तोड़ने को विच्छेद और समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं, बिल्कुल सही आंसर है। और अब हम लोगों का अगला प्रश्न है, मृत्यु धन उपरांत में संधि करने में एक शब्द निर्मित होगा। आप लोग बताएं, मृत्युपरांत, मृत्योपरांत या मृत्युपर्यंत या मृत्योपरांत। तो सही ऑप्शन होगा मृत्युपरांत। मृत्युपरांत मतलब मृत्यु के उपरांत मतलब बाद में, मृत्यु के बाद में। अनधिकृत शब्द, अगला प्रश्न है, अनधिकृत शब्द का संधि विग्रह होगा। संधि विग्रह ये गलत लिखा हुआ है, संधि विच्छेद। तोड़ना, समास को तोड़ने को विग्रह कहते हैं, संधि को विच्छेद। तो यहाँ पर विच्छेद होगा, ये बुक में गलत प्रिंट है, आप लोग समझ जाना। तो आप लोग बताइए, अन धन अधिकृत, अन धन अधिकृत या अन्य धन अधिकृत या अनधि धन कृतम। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है क्योंकि ये संस्कृत का ऑप्शन है। अन्य धन अधिकृत बिल्कुल गलत है। अब आप लोगों को डिसाइड करना है इसमें या इनमें से कौन होगा। तो इसमें से हलंत वाला होगा, क्योंकि यहाँ देखिए अनधिकृत, अन धन अधिकृत, ये हम लोगों का सही ऑप्शन होगा। अब हम लोगों का अगला प्रश्न है, कपि धन ईश का सही संधि संयोजन कीजिए। कपि धन ईश, कपीश, ई के बाद ई आया है और दीर्घ हो गया है, ये कौन सा स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल है। कपिश ना होकर ऑप्शन ए कपिश होगा, बी कपीश होगा, या सी कपेश होगा, या सी कपिशी होगा। तो आप लोगों को मैंने बताया कि दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, तो यहाँ पर मात्रा जो होगी वो दीर्घ हो जाएगी, तो इस वजह से ये हम लोगों का बी ऑप्शन सही होगा। अब आगे हम लोग, अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। ये दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, बिल्कुल सही है। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं, बिल्कुल सही है। स्वर से व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। अगर हम लोग विसर्ग के बाद विसर्ग का ही मेल कराएंगे तो कोई भी शब्द का मतलब विकार नहीं हो पाएगा, उच्चार या लेखन में परिवर्तन नहीं होगा, इस वजह से ये बात बिल्कुल गलत है। तो ये हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन होगा कि डी बिल्कुल गलत है। फिर हम लोग यहाँ देखेंगे निम्नलिखित, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो व्यंजन संधि का उदाहरण सदा धन एव बिल्कुल नहीं है, सदैव ये हम लोगों का वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। निह धन गुण विसर्ग संधि का उदाहरण है, निर्गुण। सदा धन आचार हम लोगों का सदाचार अयादि स्वर संधि का उदाहरण है। सॉरी, हम लोगों को यहाँ पर व्यंजन संधि का उदाहरण बताना है, तो एक मिनट रुकिए। सदा धन चार हम लोगों का, सदा धन मनोह धन रथ, ये हम लोगों का विसर्ग संधि का उदाहरण है।
और सदा धन चार जो है हम लोगों सद धन आचार सदाचार हम लोगों का व्यंजन संधि का उदाहरण है। अब आगे हम लोग अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का परोपकार शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। परह धन उपकार ऑप्शन ए, ऑप्शन बी परो धन उपकार, ऑप्शन सी परोप धनकार, ऑप्शन डी पर धन उपकार। तो ऑप्शन डी सही होगा, पर धन उपकार। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं ये हमारा प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर है UPSGI एग्ज़ाम 2006 का पुराना प्रश्न है, पर प्रश्न जो है वो रिपीट हुआ करते हैं। उसके बाद हम लोगों का अगला प्रश्न है मनाह धन रमा में संधि करने से जो शब्द बनेगा उसका संबंध किस संधि से होगा। तो मैंने क्या कहा था, विसर्ग देख के ही आप लोगों को समझ जाना है कि वहाँ पर विसर्ग संधि होगी। चंद्रोदय में कौन सी संधि है, चंद्रोदय में कौन सी संधि है, यहाँ पर देखिए ऊ के बाद चंद्र, आ के बाद क्या हो रहा है, ऊ से मेल होकर ओ हो गया है चंद्र धन उदय। तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी, गुण स्वर संधि। अब आगे हम लोगों के यहाँ पर प्रश्न समाप्त होते हैं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आज की क्लास कैसी लगी आप लोगों को, और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों के सारे डाउट्स ख़त्म हो गए होंगे। और कल से अब हम लोग नया टॉपिक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है समास। तो आज के लिए धन्यवाद।